नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स इकाई 5 में दिए गए टॉपिक्स को लेकर। जब हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को देखते हैं तो इसकी इकाई 5 जो है, इसमें संवैधानिक व्यवस्था जो है रिलेटेड टॉपिक दिए हैं, जिसमें हमको भारत में और मध्य प्रदेश में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके टॉपिक को कवर करना है। एक एक करके हम हमारे इस लेक्चर श्रृंखला के माध्यम से इन सभी टॉपिक को लगातार कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में इसके सिलेबस को देखा था, साथ ही साथ हम लोगों ने इसकी कुछ जो आधारभूत अवधारणाएं उनको भी देखा था। हमने वहां सीखा था कि किस प्रकार से संविधान में दिए गए शब्दों का निर्वचन किया जा सकता है या उसको पढ़ा जाता है। क्लियर? आज के इस लेक्चर में हम इसके पहले टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और इकाई 5 का आपका जो पहला टॉपिक है वो है संविधान सभा। जब हम संविधान सभा के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देना वो ये है कि हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाए, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न हो या कोई फैक्चुअल प्रश्न हो, आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर आपको इस प्रकार से इसके प्रिपरेशन करना है तो हमें इसके 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि संविधान सभा क्या है। संविधान सभा क्या है हम उसको समझ लेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझ लेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ इसको लेकर ऐतिहासिक संदर्भ में कब कब किस किस प्रकार के इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हम उनको भी देख लेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, गठन के बारे में बात की जाएगी। जब गठन देख लिया जाएगा तो फिर इसकी कार्यप्रणाली की बात की जाएगी। कार्यप्रणाली के अंतर्गत और गठन के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, तो गठन की जब बात की जाएगी तो इसमें हम लोग दोस्तों क्रिप्स मिशन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और क्रिप्स मिशन के साथ साथ फिर कैबिनेट मिशन योजना जो है इसको देखेंगे और इसके आधार पर फिर हम संविधान सभा के गठन को समझेंगे कि कैसे इसका गठन हुआ। फिर हम लोग बात करेंगे जब कार्यप्रणाली की, तो यहाँ पर इसके अध्यक्ष की बात करेंगे, उपाध्यक्ष की बात करेंगे और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा फिर हम इसकी बैठक देखेंगे कि कब कब इसकी बैठकें कैसे कहाँ पर हुई हैं, ठीक है। अंत में फिर इसकी पूरी मुख्य पृष्ठभूमि को समझते हुए, संरचना को समझते हुए हम संविधान सभा की आलोचना को देखेंगे। जब संविधान सभा की आलोचना की जाएगी तो आलोचक को भी देखना पड़ेगा कि किसने किस प्रकार की आलोचना की। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि संविधान सभा को लेकर विभिन्न लोगों ने जो कथन दिए हैं उन कथनों को देखा जाएगा। किसी व्यक्ति ने वकीलों का स्वर्ग कह दिया, समय बर्बादी वाली संस्था कह दिया, है ना, कांग्रेस के प्रभुत्व वाली संस्था कह दिया, हिंदुओं का संगठन कह दिया। ऐसे अलग अलग लोगों ने इसको लेकर अलग अलग रूप से आलोचना की है, तो उनके बारे में भी देखा जाएगा कि किस किस ने क्या कहा है और क्यों कहा है। और अंत में फिर इससे संबंधित कुछ विशेष बिंदुओं को हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये 5 बिंदु जब हम कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं तो हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और फिर हम ये समझ सकते हैं कि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक एक करके इन पर चर्चा शुरू करें तो सबसे पहले हम देखना पड़ेगा कि संविधान सभा है क्या। दोस्तों, संविधान सभा से जो सामान्य आशय हम लगा सकते हैं वो यही है कि संविधान निर्माण करने वाली सभा, संविधान निर्माण करने वाली सभा, ये सभा जो है यही सभा संविधान सभा कहलाई। अर्थात हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं संविधान निर्मात्री सभा थी ये, ठीक है। हमें हमारे देश के लिए संविधान चाहिए था। अब हमारा संविधान हमें अगर चाहिए तो उसको बनाना पड़ेगा। अब कोई बनाना पड़ेगा तो उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था चाहिए। तो संविधान बनाने के लिए जिस सभा को हम लोगों ने बनाया वो संविधान सभा थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि संविधान सभा की बात हम लोग करने लगे? तो अचानक से ये कुछ नहीं था दोस्तों। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो हमें 1895 में तिलक का स्वराज विधेयक देखने को मिलता है। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं संविधान और इस प्रकार की व्यवस्था को देखा गया था पहली बार। फिर जब हम 1906 की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर सबसे पहले स्वराज शब्द की बात की थी। तो स्वराज यहाँ हम लोगों को देखने को मिला और स्वराज जब आपको मिल जाएगा तो फिर आप संविधान की स्थिति पर पहुंचेंगे। संविधान की स्थिति पर पहुंचेंगे तो संविधान सभा लगेगी। इसके बाद हम जाएं तो जब 1917 में हम देखें, 1916-17 में जब देखें तो ये होम रूल लीग का समय चल रहा है। तो यहाँ पर एनी बेसेंट ने इस संदर्भ में कहीं ना कहीं प्रकाश डाला है। लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव या सबसे बड़ा कथन जो मिलता है 1922 में गांधी जी का। 1922 में गांधी जी से जब कहा गया तो गांधी जी ने कहा कि भारत जब आजाद होगा तो भारत का संविधान भारत की जनता के द्वारा ही तैयार किया जाएगा।
ऐसा कथन गांधी जी ने 1922 में किया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत की जनता के द्वारा अगर भारत के संविधान बनाने की बात की गई तो वो जनता के द्वारा जो संविधान बनाएंगे तो वहां पर हर एक व्यक्ति तो आकर बनाने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं एक संस्था बनेगी जो संविधान बनाने का काम करेगी, तो वो संस्था जो होगी वो संविधान सभा होगी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो 1928 हम लोग देखें, 1928 में स्वराज, है ना, 1928 में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर स्वराज पार्टी के बाद यहां हम लोगों को नेहरू रिपोर्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, 1928 में हमको क्या मिला, नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट स्वराज पार्टी की हम बात कर रहे थे, ये तो 1923 में आ गया है, ये निकल चुका है। इसके बाद 1928 में क्या आ गई, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू और अन्य लोगों ने मिलकर तैयार की थी। ये पहला संविधान का लिखित प्रारूप भी माना जाता है। साइमन कमीशन जब आया तो साइमन कमीशन ने भारतीयों को चुनौती दी। क्या चुनौती दी, अगर आप लोग इतने ही सक्षम हो तो अपना संविधान बनाकर बता दो। तो नेहरू रिपोर्ट इसी चुनौती का परिणाम थी, जिसमें मौलिक अधिकार, नागरिकता जैसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को जोड़ा गया था दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में व्यवस्था आई। इसके बाद हम जाएं तो 1934 में एम एन रॉय जो थे, इन्होंने संविधान सभा की खुलकर पहली बार, अगर हम बोलें, इस शब्द को कांग्रेस के पटल पर प्रयोग किया। और 1935 में संविधान सभा को लेकर, याद रखिएगा, संविधान सभा को लेकर ऑफिशियली कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से बात कही गई थी, मांग की गई थी। उसके बाद 1938 में नेहरू से पूछा गया तो नेहरू ने कहा कि जब भी देश आजाद होगा तो भारत की संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर बनेगी। ऐसा 1938 में जवाहरलाल नेहरू का ये कथन था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसकी जो बोल सकते हैं कि प्रदर्शन हम बोल सकते हैं, या इसका परिणाम जो है वो हम लोगों को कहीं ना कहीं 1940 के अगस्त प्रस्ताव में दिखाई भी पड़ता है। ये पूरी व्यवस्था चल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर ये चलने लगा। ब्रिटिश सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव देखने को मिला और भारत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो चालू हो गया। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये चल रहा है। इसी समय एक मिशन जो है 1942 में भारत आया, इसका नाम था क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन जो रहा ये भारत आया, ये एक सदस्यीय मिशन था दोस्तों, एक सदस्यीय मिशन था। ये एक सदस्यीय क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो इसने भारत में एक उत्तरदायी सरकार की बात करने की कहीं ना कहीं प्रस्ताव रखा कि हम उत्तरदायी सरकार का निर्माण करेंगे। लेकिन चूंकि भारतीय लोग जो थे वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीते, इस प्रकार की अवस्था में थे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब भी अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के लिए ऐसा ही कुछ प्रस्ताव रखा था। और जब 1918 में पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो उस विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हमारे सामने रॉलेट एक्ट देखने को मिला, जलियांवाला बाग कांड देखने को मिला। तो वैसी व्यवस्थाएं थी तो हम कतई भरोसा नहीं कर सकते थे अंग्रेजों की इस व्यवस्था पर। हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व कर देते, हमारे लोग मरते और हमें कुछ प्राप्त भी नहीं होता। ऐसी चालाकी यहां अंग्रेजों की हो सकती थी। इसलिए महात्मा गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को किसी दिवालिया हो गई बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ करप्ट बैंक जो है वो गांधी जी ने इसको करार कर दिया और इसको कांग्रेस ने कैंसिल कर दिया। अब कांग्रेस ने तो कैंसिल कर दिया, लेकिन कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग ने भी इसको कैंसिल कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें अलग पाकिस्तान की व्यवस्था को लेकर कोई बात नहीं की गई थी। ठीक है, ये यहां पर हम लोगों को व्यवस्था देखने को मिली। और इसके बाद हम देखें तो 1945 तक हम देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो चुकी ऑलमोस्ट, और ब्रिटेन में सरकार भी बदल गई। अगर हम पहले की बात करें तो ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के चर्चिल जो थे उनकी सरकार हुआ करती थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे। 1945 में ब्रिटेन के चुनाव के बाद ब्रिटेन में कहीं ना कहीं राजनीतिक अवस्था बदल गई और लेबर पार्टी के एटली जो है वो इलेक्शन जीत जाते हैं। एटली का रुख भारत को लेकर अलग था और एटली जब वहां के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उसके बाद यहां एक नए मिशन की घोषणा होती है जिसे बोला जाता है कैबिनेट मिशन योजना। अब कैबिनेट मिशन योजना जो है दोस्तों मार्च 1946 के आसपास घोषित की जाती है और उसके बाद उसे भारत भेजा जाता है। भारत आती है जो कैबिनेट मिशन योजना। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना की जब हम बात कर रहे हैं 1946 की, इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे?
3 सदस्य इस कैबिनेट मिशन में हम लोगों को देखने को मिले। एक सदस्य हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, कौन? सर पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस देखने को मिला। एक हम लोगों को देखने को मिलता है कौन? तो याद रखिएगा AB अलेक्जेंडर देखने को मिलता है, और एक हम लोगों को देखने को मिलता है स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब ये क्रिप्स जो है ये सेकंड टाइम, याद रखिएगा कि क्रिप्स यहाँ पर सेकंड टाइम भारत आता है, क्योंकि ये 1942 में क्रिप्स मिशन के साथ भी आया हुआ था। यहाँ पर AB अलेक्जेंडर हम लोगों को अलग से दिखाई पड़ता है और पैथिक लॉरेंस दिखाई पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इटली यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा है? ब्रिटिश PM जो 1945 से बनता है लेबर पार्टी से। इटली वही व्यक्ति है दोस्तों जो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन का गठन हुआ और कहीं ना कहीं 1928 3 फरवरी को साइमन कमीशन भारत में आया। उसमें जो 7 सदस्य थे उसमें से एक हम इसको देखते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये वो व्यवस्था रही और ये 3 सदस्यीय जो मिशन है ये कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें सर पैथिक लॉरेंस जो था वो इसका अध्यक्ष था। तो पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में ये 3 सदस्यीय मिशन भारत आया और इसने अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की। इसकी व्यवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसने बोला कि एक तो यहाँ भारत में अंतरिम सरकार, मतलब अंतरिम सरकार के गठन की बात, और यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनाव करवाएं, और दूसरी बात इसने इस बात पर जोर डाला कि भैया एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। अब ये संविधान सभा इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं इसने प्रावधान करने की बात कर दी। इसको कांग्रेस ने तो मान लिया, मुस्लिम लीग ने इसको शुरू में मना कर दिया था, बाद में मुस्लिम लीग ने भी इसको मान लिया कि पाकिस्तान की अलग मांग को लेकर हम बाद में काम कर लेंगे, शुरू में इसने मांग लिया। और दोनों ही व्यवस्था ने मिलकर जब संविधान सभा के निर्माण में बात को मंजूर कर लिया, तो इस कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही हम बोल सकते हैं कि भारत के संविधान सभा के बनने का कार्य हुआ और नवंबर 1946 में यह बनाया गया। इसके अलावा यहां पर कहा गया था कि एक प्रावधान कैबिनेट मिशन योजना के हिसाब से कि संविधान सभा में जो सदस्य होंगे, ये सदस्य जो होंगे वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। एक सदस्य कितनी जनसंख्या पर चुना जाएगा? तो कहा गया 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। इसके अलावा जो चुनाव होगा वो आनुपातिक प्रणाली के आधार पर होगा, मतलब बोल सकते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अंतर्गत समानुपातिक कहीं ना कहीं प्रणाली के तहत ये चुनाव होगा। तो यहाँ पर समानुपातिक और एकल संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसको हम राष्ट्रपति के समय देखेंगे कि क्या डिटेल में रही है। तो एकल संक्रमणीय बोल सकते हैं कि पद्धति जो है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ, और संविधान सभा में एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर चुना गया। उस हिसाब से हम देखें तो 389 सदस्य कुल हुए थे प्रारंभ में संविधान सभा में। कितने सदस्य हुए थे कुल? 389। 292 जो थे वो तो ब्रिटिश प्रांतों से थे। ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश प्रांतों से मतलब ये था कि ऐसे प्रांत जिनकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा या उसके सहयोग से की गई थी। 93 जो थे वो देशी रियासतों से थे, राजा महाराजा जो रजवाड़े थे उनके क्षेत्र से थे, और 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। अब 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कौन कौन से? दिल्ली से एक सदस्य, बलूचिस्तान से एक सदस्य, अजमेर से एक सदस्य और कुर्ग से एक सदस्य। इन चारों चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से एक एक सदस्य को चुना गया। तो प्रारंभ में जो संविधान सभा बनी उसमें 389 सदस्य कुल यहां पर थे, जो कि कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के आधार पर दोस्तों हुआ था। अब यहां पर अगर हम देखें तो सामुदायिक आधार पर भी सदस्यों को देखना चाहिए। जब हम सामुदायिक आधार पर बात करते हैं तो मुस्लिम के 79, सिखों के 4 और सामान्य के 213 सदस्य यहाँ पर थे। ये सीधे सीधे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये संविधान सभा का गठन जो है वो किसकी अनुशंसा पर हुआ? रिपोर्ट पर, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 46 में हम लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ हम लोगों को प्रारंभ में 389 सदस्यों की व्यवस्था दोस्तों देखने को मिलती है। हालांकि ये सदस्य संख्या समय समय पर चेंज हुई है। समय समय पर इसके बदलने का कारण क्या रहा? वो रहा कहीं ना कहीं देश का विभाजन। जब हम बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन 389 सदस्य के साथ हो चुका था 1946 नवंबर में ही, तो बाद में इसका पुनर्गठन भी हम लोगों को देखने को मिलता है। जब हम संविधान सभा के पुनर्गठन की बात करते हैं तो माउंटबेटन योजना के आधार पर हम लोगों को संविधान सभा के पुनर्गठन की व्यवस्था देखने को मिलेगी। अब माउंटबेटन योजना में क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि पहले
389 सदस्य जब थे तो उस समय मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई थी इसमें, लेकिन मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, सभी का एक ही राग था कि उनको अलग पाकिस्तान चाहिए। और इटली ने घोषणा की थी 20 फरवरी को, 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली जो ब्रिटिश प्राइम मंत्री थे, इन्होंने घोषणा कर दी थी। क्या घोषणा कर दी थी एटली ने? एटली ने घोषणा कर दी थी कि किसी भी हाल में 30 जून 1948, क्या बोल दिया? 30 जून 1948 से पहले से पूर्व भारत को क्या दे दी जाएगी? स्वतंत्रता कर दिया जाएगा। तो ये घोषणा कर दी, ये बहुत बड़ी बात थी। और इस घोषणा के आलोक में 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को हम एक योजना की बात करते हैं। ये योजना जो है ये माउंट बैटन योजना थी, ये माउंट बैटन योजना थी दोस्तों। और कहीं ना कहीं इस योजना के फलस्वरूप भारत में कहीं बोले तो ये स्वतंत्रता की व्यवस्था में आगे बढ़े। और इस योजना के तहत भारत का क्या कर दिया गया? भारत का कर दिया गया विभाजन। माउंट बैटन योजना के अंतर्गत 14 अगस्त 1947 को क्या बनता है? पाकिस्तान। और 15 अगस्त 1947 को क्या बनता है? भारत। यहां पर भारत की स्वतंत्रता हो गई। अब स्वतंत्रता हो गई तो ये पाकिस्तान वाले पाकिस्तान चले गए। जब ये पाकिस्तान चले जाएंगे तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य रहेंगे वो सब के सब चले जाएंगे। इस वजह से कि मुस्लिम लीग के सदस्य विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए तो हमारे यहाँ जो संविधान सभा बची उसके सदस्य संख्या घट गई। अब उसकी सदस्य संख्या कितनी रह गई? 324 रह गई। ये 324 जो थे वो भारत की संविधान सभा जो बनी पाकिस्तान के अलग होने के बाद उसके सदस्य थे। इन 324 में प्रांत जो थे उनसे 235 थे, मतलब ब्रिटिश प्रांतों से 235 सदस्य रह गए थे। और देशी रियासतें जो थी हमारे यहाँ पर उनसे 89 सदस्य रह गए थे। अब इस सदस्यों के तो हमारी संविधान सभा बनी, लेकिन इसमें भी कुछ सदस्य ऐसे थे जिनको जाना है, आना है, जाना है, आना, इस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही थी। तो अंततः 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का अंतिम पुनर्गठन हम लोग देखते हैं। और अंतिम पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य हम लोगों को देखने को मिले। ये 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा के बोल सकते हैं कि मूल संरचना वाले सदस्य थे, जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में काम करना शुरू किया। इन 299 में प्रांतों से 229 सदस्य और देशी रियासतों से 70 सदस्य हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो फाइनली 389 सदस्यों के साथ संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की अनुशंसाओं के आधार पर हुआ था। और वही संविधान सभा विभाजन के बाद 324 सदस्यों के तौर पर दिखाई पड़ती है। और फाइनल जब इसका पुनर्गठन होता है 31 अक्टूबर 1947 तक, तो इसमें 299 सदस्य हम लोगों को देखने को मिलते हैं। यही वो संविधान सभा थी जिसके माध्यम से भारत का संविधान बनाया गया। अब इस संविधान सभा ने काम करना शुरू तो पहले ही कर दिया था, बैठ के होने लगी थी इसकी, लेकिन बाद में विभाजन के चलते इसके कामों में हस्तक्षेप हम लोगों को देखने को मिला, बाधाएं देखने को मिली। हालांकि विभिन्न समितियों को बनाया गया संविधान सभा ने और संविधान के अलग अलग सेक्टर्स पर अलग अलग समिति के माध्यम से कार्य करना शुरू किया गया। लेकिन हम यहाँ एक चीज को और समझें कि हमारा जो संविधान सभा बनी जिसमें 299 सदस्य थे, उसमें एसटी एससी के लगभग 33 सदस्य थे। और महिलाओं की जब बात करते हैं तो महिलाओं का यहाँ 15 महिलाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। जब हम 15 महिलाओं की बात करेंगे तो 15 महिलाएं कौन कौन थी? बेगम रसूल, अमू स्वामीनाथन, पूर्णिमा बनर्जी, हंसा मेहता, कमला चौधरी, एनी मस्क्रीन, सरोजनी नायडू, रेणुका रॉय, राजकुमारी अमृता कौर, दक्षिणानी वैल्याद्यून, सुचिता कृपलानी, मालती चौधरी, लीला रे, जी दुर्गाबाई और विजया लक्ष्मी पंडित। ये 15 महिलाएं थी दोस्तों, याद रखिएगा। और इन 15 महिलाओं में हमने सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचिता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित को हाईलाइट किया है क्योंकि इनका योगदान अलग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे सरोजनी नायडू की जब हम बात करते हैं तो ये भारत में पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में, ठीक है। उसके बाद हम राजकुमारी अमृता कौर की बात करते हैं तो ये पहले स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर हम देखते हैं। सुचिता कृपलानी की बात कर लें या विजय लक्ष्मी पंडित की बात कर लें तो इनका भी हमारे देश में योगदान रहा है। जैसे विजय लक्ष्मी पंडित को हम यूएनओ में जाने के लिए जानते हैं। तो इस प्रकार के तथ्य हम आगे भी और बात करने वाले, लेकिन ये 15 महिलाएं थी जिन्होंने यहाँ पर काम किया। अब यहाँ अंतरिम सरकार की भी हम बात करें, जब माउंट बैटन योजना आई थी, सॉरी कैबिनेट मिशन योजना आई थी, तो कैबिनेट मिशन योजना जो थी
इस योजना के अंतर्गत ही भारत में 1946 में इलेक्शंस हुए थे। अब ये 1946 में जो इलेक्शंस हुए थे, इसमें कांग्रेस को लगभग 208 सीटें मिली थी दोस्तों। कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? 208 सीट मिली थी और ये कांग्रेस की रही। इसमें मुस्लिम लीग की अगर मैं बात करता हूं तो इसको लगभग 73 सीटें मिली थी और अन्य की जब मैं बात कर लेता हूं तो उनको लगभग 15 सीटें मिली थी। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था हम लोगों को कैबिनेट मिशन के बाद जो इलेक्शन हुए उसकी व्यवस्था हम लोग देख रहे थे। जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था इस चुनाव के बाद, वो गठन हुआ था दोस्तों 2 सितंबर 1946 को। 14 सदस्यों का एक अंतरिम मंत्रिमंडल गठित किया गया, जिसमें इंपॉर्टेंट देखें तो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा सबसे पहले कौन, तो देखिए लॉर्ड वेवेल। वेवेल इस समय प्रमुख रहा, तो ये तो इसका अध्यक्ष था। उसके बाद दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके उपाध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा सरदार पटेल सूचना एवं गृह मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे। भाभा जो थे, होमी जहांगीर भाभा जो थे, ये खनन एवं बंदरगाह मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। राजगोपालाचार्य शिक्षा मंत्री थे। जोगेंद्रनाथ विधि मंत्री थे। लियाकत अली वित्त मंत्री थे। अरुणा आसफ अली रेलवे मंत्री और गजानतर अली हमें स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर दिखाई करते हैं। ये अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, मतलब अंतरिम मंत्रिमंडल था दोस्तों, जो 2 सितंबर 1947 को हम लोगों को देखने को मिलेगा अंतरिम सरकार के बाद। हालांकि आजादी के बाद के पहले मंत्रिमंडल में व्यवस्था बदल जाएगी। प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखेंगे? जवाहरलाल नेहरू को। और गृह मंत्री के तौर पर आप देखेंगे सरदार पटेल को। विधि मंत्री के तौर पर यहाँ हम देखते हैं अम्बेडकर जी को। और यहाँ पर आपको नाम दिखेगा किसका? राजकुमारी अमृता कौर का। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट बदलाव जो होंगे वो बाद में हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, जो हम लोग बात करेंगे। तो ये मंत्रिमंडल के सदस्यों का नाम आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा संविधान सभा की कार्यप्रणाली हम लोगों को देखना है कि जिस प्रकार से नवंबर 1946 तक हम लोगों के सामने एक संविधान सभा आ चुकी थी, इस संविधान सभा ने अपना काम चालू किया। जब इस संविधान सभा ने अपना काम चालू किया तो इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। तो एग्जाम में आप लोगों से सीधा सीधा प्रश्न पूछने वाला है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। कहां हुई थी? दिल्ली के काउंसिल ऑफ चेंबर के पुस्तकालय भवन में ये पहली बैठक हुई थी। तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, या तो पहली बैठक कब हुई थी वो पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि कहां हुई थी। तो काउंसिल ऑफ चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, दिल्ली में। कितने सदस्य शामिल हुए थे? 211 सदस्य शामिल हुए थे। अब देखिए 389 मेंबर्स थे, केवल 211 जो है वही यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जब बोला जाता है कि इस समय अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष का चुनाव इस समय हम लोगों को नहीं हुआ, क्योंकि अभी सभा ही नहीं गठित हुई, तो अध्यक्ष कैसे चुनेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो वरिष्ठ सदस्य थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर बनाया गया था। तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को की गई दोस्तों। दूसरी बैठक जब इस समय की गई तो जो सभा के सदस्य थे पहली बैठक में, इन सभी पहली बैठक के सदस्यों ने अपने बीच में से सर्वसम्मति से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लिया और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत की संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष के तौर पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिन्हें संविधान सभा के सदस्यों ने आपस में से ही चुना था। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ 2 उपाध्यक्ष भी देखने को मिलते हैं, जिसमें एक एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी का नाम हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव जो थे वो हमें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के तौर पर यहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो ये संविधान सभा की कार्यप्रणाली एक प्रकार से चालू हो गई। अलग अलग रूप से पहले संविधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव हुआ, संवैधानिक सलाहकार को देखा गया कौन होगा, और इन सभी के चुनाव के बाद फिर संविधान निर्माण का कार्य जो है वो विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान सभा करना शुरू करती है, जिसमें तीसरी बैठक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब तीसरी बैठक की हम बात करते हैं तो ये बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 की जो तीसरी बैठक थी दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि इस 13 दिसंबर 1946 को ही जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया था, जो कि हमारे प्रस्तावना जो है उसका आधार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहीं ना कहीं इसी को आधारित करते हम लोग देखते हैं। हालांकि प्रस्तावना की जो व्यवस्था है वो हम लोगों ने भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है ना, हम आगे बात करेंगे। परंतु यहाँ पर नेहरू जो है उनको हम देखते हैं उद्देश्य का प्रस्ताव पेश करने वाले। इस उद्देश्य का प्रस्ताव को लंबी बहस के बाद
22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया और कब पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू। कब ये पास हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को इसको पास कर दिया गया दोस्तों, और संविधान निर्माण का काम जो है वो हमारा कंटिन्यू हो गया। क्लियर? यहां हम लोगों को एक बात और ध्यान रखना है कि संविधान सभा जो है उसका जो संविधान निर्माण का काम हुआ है उसमें लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 114 दिन बहस चली। इस लंबी अवधि के बाद हमारे देश का एक बेहतरीन संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विशाल लिखित संविधान हम लोगों को दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो ये संविधान सभा की पूरी व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिली कि किस प्रकार से संविधान सभा आई, संविधान सभा ने कैसे काम करना शुरू किया, बाकी सब चीजें। अब ये संविधान सभा जो आपको दिखाई पड़ती है दोस्तों, इसके कार्य को भी आप लोगों को देखना चाहिए। जो संविधान सभा है ये 2 प्रकार के कार्य कर रही थी। कितने प्रकार के कार्य कर रही थी? 2 प्रकार के। मतलब देखिए कि आप 1947 में आजाद हो गए। आजाद होने के बाद आपको मंत्रिमंडल के माध्यम से आपकी व्यवस्थाओं का संचालन भी तो करना है, और उसके प्रस्ताव भी आएंगे, प्रस्ताव पास भी करने पड़ेंगे, नियम वियम भी बनने वाले। जैसे कि जनसंख्या के लिए जो कानून है वो 1948 में ही बन गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल लेकर आए थे उसको। तो फिर जब उस समय संसद नहीं थी तो कैसे वो बना दिया गया? तो याद रखिएगा, संविधान सभा 2 प्रकार के कार्य करती थी। एक होता था विधायिका के तौर पर का, है ना, विधायिका के रूप में। किस तौर पर काम करती थी? विधायिका के रूप में। और एक काम करती थी ये संविधान निर्मात्री सभा के तौर पर। 2 रूपों में काम कर रही थी। जब संविधान निर्मात्री सभा के रूप में काम करती थी तो संविधान पर चर्चा होती थी, और राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, ये यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करते थे। वहीं अगर जब विधायिका के तौर पर काम की बात करते हैं तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जी इस तौर पर काम करते थे। यहां पर क्या होता था? विधान निर्माण, विधायिका संबंधी काम होता था, और दूसरी तरफ हम देखें तो संविधान निर्माण का काम होता था। तो इस प्रकार से संविधान सभा पैरेलल कार्य कर रही थी लगातार दोस्तों। काफी मशक्कत के बाद हमारा संविधान जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, जो हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत आधार है दोस्तों। इसके बाद जब हम बात करते हैं संविधान सभा की आलोचना की, तो संविधान सभा की आलोचना कई सारे लोगों ने अलग अलग आधार पर की। जैसे इसमें पहले तहल कहा गया कि संविधान सभा में संप्रभुता का अभाव था। अगर संविधान सभा में संप्रभुता का अभाव कहा जाता है तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि हम इस संविधान सभा को ब्रिटिश किसी योजना के आधार पर निर्माण होते हुए देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं कई सारे लोगों को यह लग रहा था कि ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, मतलब किसी न किसी अंग्रेज के द्वारा लाई गई किसी मिशन, किसी योजना के आधार पर, प्लान के आधार पर इसको बनाया गया। उस समय तक ये लॉर्ड वेवल अध्यक्ष भी देखने को मिल रहे थे मंत्रिमंडल के। तो कहीं ना कहीं उस समय ये लग रहा था कि ये अंग्रेजों के द्वारा जो व्यवस्था थी उनके आदर्शों के अनुरूप काम कर रही है। इसलिए कहा गया कि इसमें संप्रभुता का अभाव है। क्योंकि संप्रभुता का मतलब क्या है? संप्रभुता का मतलब है कि आप किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना आपके अधिकारों को, आपके निर्णयों को करने में सक्षम होंगे। तो उस समय आप ब्रिटेन के हस्तक्षेप के साथ काम कर रहे थे, इसलिए लोगों ने कहा कि इसमें संप्रभुता का अभाव था। दूसरा बोला समय की बर्बादी। बोले समय की बर्बादी रहा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा दिया इस संविधान सभा ने संविधान निर्माण करने में। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये संविधान सभा समय की बर्बादी वाली सभा थी। 1946 नवंबर में बनी और बाद में इसका पुनर्गठन भी हो गया, लेकिन संविधान अंतिम रूप से हमारे सामने आते आते बहुत ज्यादा समय लग गया, 3 साल लग गए। इसका मतलब इसने क्या किया? तो कई सारे लोग बोलते समय बर्बाद करने वाली सभा थी। दूसरा बोलता है प्रतिनिधि निकाय नहीं थे। एक्चुअल में जब हम 1938 में जवाहरलाल नेहरू का कथन देखते तो उन्होंने कहा था कि जब भी देश स्वतंत्र होगा तो भारत की संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर बनेगी, जो भारत का संविधान बनाएगी। लेकिन यहाँ पर वयस्क मताधिकार के आधार पर हम संविधान सभा के लोगों का चुनाव नहीं देखते। जो देसी रियासत है उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि को यहाँ भेज दिया, और ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र से हम देखें 10 लाख पर 1 सदस्य का निर्वाचन किया गया, और वो भी अप्रत्यक्ष तौर पर किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर प्रतिनिधि निकाय इसको नहीं कहा गया। कांग्रेस का प्रभुत्व कहा गया क्योंकि एक दलीय व्यवस्था थी। कांग्रेस के अलावा दूसरा सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता। सारे के सारे लोग कांग्रेस वाले भरे हुए थे, अपने अपने हिसाब से बात कर लेते थे और प्रस्ताव पास कर लेते थे। वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है संविधान को, और इस सभा को भी। सभा को क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभा में जो भी डिस्कशन करते थे वो बहुत सारे लोग वकील ही थे। बहुत सारे लोग, इसमें वकीलों को ही लिया गया था।
और वकील अपने क्लिष्टतम क्लिष्ट भाषा में यहाँ पर डिस्कशन करते थे, जो साधारण लोगों के लिए समझना बहुत गड़बड़ था। दूसरी बात, हिंदुओं का प्रभुत्व कहा गया कि इसमें अधिकांश जो सदस्य थे वो हिंदू थे, इसलिए इस सभा को हिंदुत्वों का प्रभुत्व करने वाली सभा कहा गया, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे वो बाद में से अलग हो गए थे, तो मुसलमानों का इसमें बहुत कम प्रतिनिधित्व देखने को मिला, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो कई सारे लोगों ने हमारे इस संविधान सभा को लेकर अपने अपने अभिकथन भी कहे हैं। जैसे हम बात करें, समय बर्बाद करने वाली समिति किसने कहा? निराजुद्दीन अहमद ने। हिंदुओं का निकाय किसने कहा? लॉर्ड विंसकाउंट ने। भारत के केवल एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा कहा? चर्चिल ने। एक दलीय देश का एक दलीय निकाय ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा। इसने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोगों के यहाँ देखने को मिली। किसको लेकर? भारत की संविधान सभा को लेकर। अब हमने यहाँ पर क्या सीख लिया कि संविधान सभा क्या है, पता चल गया। संविधान सभा क्या है, उसके बाद हम लोगों ने देखा संविधान सभा का गठन कैसे किया गया। तो संविधान सभा के गठन को लेकर हम लोगों ने ऐतिहासिक व्यवस्था को भी देखा, कहां कहां किस किसने क्या कथन किया था। और उसके बाद हमने क्रिप्स मिशन के आधार पर माउंट कैबिनेट मिशन के साथ इस लोग को देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके पुनर्गठन की बात की, जिसमें माउंटबेटन योजना और भारत विभाजन की व्यवस्था को हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने इसकी कार्यप्रणाली को देखा कि किस किस प्रकार से संविधान सभा ने अपने कार्य को करना शुरू किया। हम लोगों ने इसके आलोचना को देखा। आलोचना के बाद अभिकथन पर बात की। लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। जैसे संविधान सभा का प्रतीक क्या था? संविधान सभा का प्रतीक जो थी दोस्तों, वो हाथी की मुहर थी। HVR अयंगर जो थे, इसको संविधान सभा के सचिव के तौर पर बनाया गया था। संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हम लोगों को देखने को मिली। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति भी चुना गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। संविधान के निर्माण के कार्य में संविधान सभा की 11 बैठकें हुई थी। ये 12वीं बैठक अंतिम बैठक थी दोस्तों। और इसी के साथ संविधान सभा को अंतिम रूप से बोल सकते हैं पारित भी घोषित कर दिया था। और जब अंतिम रूप से हम पारित घोषित करने की बात करते हैं तो इस पर लगभग 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 8 महिलाएं शामिल थी दोस्तों, याद रखिएगा। लगभग 114 दिन बहस की संविधान सभा ने और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय के बाद भारत का संविधान बनाकर तैयार कर दिया था। हैदराबाद रियासत ने अंतिम रूप से संविधान सभा का दोस्तों विरोध किया था। और हम लोग देख भी रहे थे कि जब देश आजाद हुआ तो इसको सैनिक कार्रवाई के आधार पर भारत के संघ क्षेत्र का हिस्सा बनाया गया था, क्योंकि यहाँ का जो निजाम था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, जो हम लोग नहीं कर सकते थे। ठीक है। इसका जो 7वां अधिवेशन था दोस्तों, उसमें गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई थी। क्यों? क्योंकि गांधी जी जो रहे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। तो उसके बाद गांधी जी को श्रद्धांजलि इसके अंतर्गत दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे, किससे रिलेटेड? संविधान सभा से रिलेटेड दोस्तों। और ये पूरा के पूरा जो टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ये कंप्लीट हम लोगों ने यहाँ पर इसका ओवरव्यू लिया है। सफिशिएंट है ये चीजें एग्जाम की दृष्टि से। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक को लेकर आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।